मित्रों, एक ही घर की चार जवान बेटियां गर्भवती कैसे हो गईं? यह दिल दहला देने वाली कहानी जरूर सुने। एक गांव की बात है जहां पर एक विधवा औरत रहती थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका बेटा कोई नहीं था और सातों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। उस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां बहुत नीक थीं। उस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां गर्भवती हो गईं। और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस बात का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, कहानी कुछ यूं है कि एक राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। उन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राजा बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा, अम्मा, आपको क्या परेशानी है? उस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। राजा का मंत्री गुस्से से बोला, अम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत राजा से रोकर कहने लगी कि हे राजन, मेरा जो मामला है मैं वह सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी क्योंकि मैं विधवा औरत हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों का कल को कोई मामला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए, इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। वह राजा काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े मामले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मामला है जो यह औरत सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती? राजा बोला, हे बूढ़ी माँ, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली, नहीं महाराज नहीं, मैं आपको अकेले में ही वह बात बताऊंगी। तो राजा उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह मुझे अपनी बात बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को राजा के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो राजा उसे कहता है, अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह औरत राजा के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। राजा कहता है, अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले में बुलाया है। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे इलाके में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, महाराज, मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए कई वर्ष हो चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ। और उन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से मैं अपना घर चलाती हूँ और उसी से अपना घर चलाकर भगवान का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी मुश्किल की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं, वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि एक समय मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी पेट से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो यह गर्भवती कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी और बोली, अब बताओ किसके साथ तुमने यह मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफ़ी मारा तो मेरी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और बोली, अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात भी नहीं की। मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि राजा, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत राजा को कहानी सुनाते हुए रोने लगी और कहने लगी, महाराज, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी गर्भवती हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी यह भी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना हाल भगवान पर छोड़ दिया कि हे भगवान, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी गर्भवती हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी माँ की यह कहानी सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसी कहानी सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर राजा के पांव पकड़कर कहती है कि महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। महाराज, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे ज़रा पता नहीं चला कि वह इंसान कब आता है। हमारे घर उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। राजा पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, अम्मा, तुम अब बोल रही हो, तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर तुम जैसे गरीब लोग जो होते हैं वह लोगों के बदनामियों के डर के कारण इसे जहर समझकर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग आकर बताते हो कि यह मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है कि महाराज, हाँ,
मुझे और पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। राजा बहुत ही नीक दिल और मेहरबान थे। वह कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे इलाके में कोई औरत इतनी दुखी हो, कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा हो और मैं चैन की नींद सो लूं। मेरे राजा होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब यह परेशानी मेरी है मित्रों। फिर वह औरत वहां से खामोशी से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। राजा वहां से निकलकर वापस आकर अपने राज दरबार में बैठ गया और बाकी तमाम लोगों की फरियाद सुनने लगे, लेकिन राजा का ध्यान उसी बूढ़ी औरत की तरफ था और वह राजा फिर मन में विचार कर रहा था कि उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। राजा लोगों का जब दुख और दर्द सुनकर फ्री होता है तो वह अपने कमरे में मंत्री को बुलाता है। मंत्री जब राजा के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है, महाराज वह बुढ़िया ऐसी कौन सी बात बताकर गई है, वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। राजा कहने लगा कि मेरे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। मंत्री भी परेशान होकर बोला, महाराज बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर राजा उस मंत्री को सारी कहानी बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह इस विधवा औरत की 4 बेटियों को उस दरिंदे ने गर्भवती कर दिया है और उस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी उसकी गर्भवती है। उस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि उस बूढ़ी औरत के घर कौन आता जाता है, किस वक्त आता है। इसके बाद राजा और मंत्री सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद मंत्री कहता है कि महाराज मेरे मन में एक तरकीब आई है। राजा कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। मंत्री कहता है कि महाराज दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए मैं आपके कान में यह बात बताऊंगा। तो मंत्री राजा के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो राजा को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह मंत्री एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं। मंत्री उस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत मंत्री को देखकर कहती है कि मंत्री जी, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। मंत्री बोला कि जो परेशानी आप राजा को बताकर आई हैं, इस बात से राजा बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे। मंत्री बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। अंदर आकर मंत्री औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा, इसलिए आप सब लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा यह तरकीब कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। इसके बाद मंत्री इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर उस बकरी को बांध देता है और फिर छुपके से उस घर से बाहर चला जाता है और जाते हुए बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा, यह मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। मंत्री 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। मंत्री औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद मंत्री राजा के पास महल में चला जाता है। राजा उसी बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो मंत्री बोला कि जी महाराज, मैंने उस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूँ। मंत्री कहने लगा कि महाराज अब आप भी सो जाइए। राजा कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, जो वह मजबूर औरतें हैं उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस गद्दार शख्स को पकड़कर उसको सजा ना दे दूं। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर आकर और छत में से वह घर में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे उन लोगों को जब बकरी की आवाज़ सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद भी यही था कि उस बकरी को छत पर बांधने का कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी उस बूढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। वह भी चौकन्नी हो जाती है। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर चले जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वह 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब उन सिपाहियों ने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान गईं। आखिरकार सुबह हो गई। राजा का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर राजा के सामने बैठा हुआ था। आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थी। इस वक्त उस आदमी का चेहरा कपड़े से छुपा हुआ था। वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी राजा के दरबार में पहुंचती हैं। राजा बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम राजा, मंत्री, बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटी वहां पर मौजूद थी। राजा उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब तू पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सज़ा मौत से कम नहीं होगी। राजा उन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरे राज्य में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को पेट से कर दिया हो। मित्रों, फिर जब उसके चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूकती है, मारती है और कहती है कि ए दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं।
यह तेरी सगी भतीजी हैं, इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की हैं। जो चचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी, क्या बेटी, क्या ये तूने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और राजा गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते, तुम तो सगे चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे चाचा, क्या उनके बाप उन दुनिया में नहीं थे? और चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम्हारे जैसे चाचा ही डाकू बनते हैं। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा कि महाराज, मैं इन लड़कियों का चाचा हूँ, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर ही रहे। फिर राजा अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि महाराज, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुई, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझ पर कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया। तब मेरे भाई का ध्यान मुझसे हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी पत्नी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई मर गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी, मेरा दिल उस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजी जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजी है, यह बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी, तो मैं खुद ही उनके साथ यह गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक वैद्य के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे सूंघने के बाद सब लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह मेरी नीयत बिगड़ती गई और तभी से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से घर में आता जाता रहा और भाभी और उसकी बेटियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उसे सूंघने से वह 4 से 5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मुझे सोना होता था उसके साथ सो जाता था और फिर उसको उसी हालत में छोड़ देता था, जैसे उसको पता ही ना चले कि कुछ हुआ है। उसको वैसे ही कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापस आ जाता। और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं उस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस कमबख्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो अपनी भतीजियों की तरफ था। मित्रों, इसके बाद जब वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है, तो राजा मंत्री को इशारा करता है। मंत्री अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह उस